Hi everyone, the UK PCS 2024 notification just came out and we started the batch recently. Now we have got good number of enrollments in our program. Apart from that, I get a lot of queries from the students with respect to certain specific issues. और ये queries ऐसी हैं जो हर एक serious aspirant के लिए common रहती हैं. So what I have decided is that I will make a video series on it कि आपके जो ये particular issues हैं वो क्लियर हो जाएं. अब इश्यूज कैसे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल सर, नोट्स कैसे बनाए जाएं, रिवाइज कैसे करा जाए, और उसके अलावा अगर मैक्रो लेवल स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है उसके तो हम अलग वीडियो आपको दे ही रहे हैं, पर आपकी जो ऊपर मैक्रो लेवल स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस समय कैसी रहनी चाहिए, तो ये पूरी वीडियो सीरीज उसके ऊपर रहेगी. नाउ ये वीडियोस किसके लिए इंपॉर्टेंट हैं? फर्स्ट थिंग इज दोज पीपल हु आर सीरियस एस्पिरेंट्स. नाउ जो लोग सीनियर प्लेयर हैं, जो पहले से एग्जाम कर रहे हैं, शायद उनको ये सारी बातें पहले से पता होंगी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा रहता है और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रियलाइज करते हैं. दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो कॉलेज से बाहर निकले हैं या फिर हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है. ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पहले प्रिपरेशन करी थी एंड देन दे क्विट द प्रिपरेशन एंड दे वांट टू रीस्टार्ट देयर प्रिपरेशन. सो दिस वीडियो कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू एज वेल. इनफैक्ट बहुत सारी क्वेरीज हाउसवाइफ से भी आ रही हैं, जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वो अब प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट करने जा रही हैं. तो ये जो वीडियो है ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. So in this particular video, we will talk about preparation स्टार्ट करने से पहले क्या आपको सोचना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर है. So let's start with this video. हम सबसे पहले जो बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की. हम हवा हवाई बात नहीं करेंगे, पहले हम स्टैट्स देखेंगे कि कितने बच्चे यूके पीसीएस देते हैं और आपका कंपटीशन कितने लोगों से है. फाइन. So let's start with this video with statistics. Now, you know that UK PCS generally doesn't conduct the exam every year. हर 3-4 साल में पेपर हो रहा है, तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कितने लोग UK PCS दे रहे हैं, पर हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं डेटा फ्रॉम यूपीएससी टू अंडरस्टैंड, टू गेज कि कितने लोग UK PCS के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कितने सीरियस एस्पिरेंट हैं. तो अगर आप ये फिगर देखेंगे, 2022 में 11.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था यूपीएससी में और उनमें से 5,70,000 लोगों ने अपियर करा था. नाउ इफ यू सी दिस डेटा, दैट मीन्स 50% ऑफ द पीपल हु एक्चुअली साइन द फॉर्म और यू कैन अप्लाई फॉर द फॉर्म केम टू गिव द एग्जाम. नाउ एज पर आर एस्टिमेट, अगर हम इस बारे में थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो ये सारे के सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो सीरियस एस्पिरेंट नहीं होते हैं. कुछ लोग तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भर देते हैं. सो जो कंपटीशन होता है वो जनरली पहले 50,000 से 1 लाख बच्चों के बीच में होता है जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं. नाउ ये डेटा रहा यूपीएससी का. अगर हम ये डेटा एक्स्ट्रापोलेट करें यूके पीसीएस के लिए तो क्या होगा? तो जितना मुझे याद है, क्योंकि ये फिगर ऐसा है नहीं, लेकिन मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि लास्ट टाइम जब यूके पीसीएस 2021 हुआ था तब उस समय अप्रॉक्सीमेटली 80,000 लोगों ने फॉर्म भी भरा था. अब इन 80,000 में अगर हम यही एस्टिमेट लगाएं 50 to 60% लोग एग्जाम देने आए, तो आप ये बोलोगे कि राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 50,000 जो लोग हैं वो एग्जाम देने आ रहे हैं. इनमें से भी सारे सीरियस एस्पिरेंट नहीं रहते हैं. सपोजिटली हम एज्यूम कर लें कि इसमें जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो होंगे 15,000 to 20,000 जो सीरियसली यूके पीसीएस की पढ़ाई कर रहे हैं. अभी 80,000 का जो फिगर है ये लास्ट टाइम का है. इस साल कितना हो सकता है? 1 लाख का. जो अगर हम उसको दोबारा गेस वर्क करें तो 1 लाख जो बच्चा फॉर्म भरेगा, इनमें से सीरियस एस्पिरेंट कौन सा होगा जिसके साथ आपका कंपटीशन रहेगा? अगर आप इस प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 25 to 30 के मैक्स, ये मैं
मैक्स फिगर बता रहा हूं आपको, 25,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनके संग आपका कंपटीशन रहेगा जो एक्चुअली इसके लिए सीरियसली तैयार कर रहे हैं। नाउ जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो होता क्या है कि आपने सीधा अपने नोट्स उठाए या किताब उठाई, पढ़ना स्टार्ट कर दिया विदाउट इवन थिंकिंग कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि ये एक फैक्ट बेस्ड पेपर है तो यहां पे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रखेंगे तो बेटर रहेगा। नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज दैट प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटा सा काम करिए, आधा घंटा लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता। डू योर स्वॉट। नाउ स्वॉट का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब इस चीज को हम अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में कैसे लगाते हैं वो हम सीखेंगे इसमें, एंड डू इट सीरियसली, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आप प्रिपरेशन पे सीधा बैठ जाते हो और आपको पता नहीं लग पाता कि आपकी कमजोरियां कहां हैं। नाउ हाउ टू डू गो अबाउट इट। तो स्वॉट का मतलब क्या है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। स्वाध्याय वर्ड यूज होता है जनरली, स्वयं का अध्ययन। आप अपना अध्ययन करिए कि कहां आप लैक करते हैं। नाउ दो लेवल पर आप स्वॉट कर सकते हो। एक स्वॉट आप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लेवल पे और दूसरा कर सकते हो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी विल डिफाइन हाउ यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। कि आपकी जो स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस आपकी पर्सनालिटी में, दे कुड क्रिएट यू कैन से सॉर्ट ऑफ अ बैरियर इन योर स्ट्रैटेजी और इन योर प्रिपरेशन प्रोसेस। अब ये कैसे करना है बेसिकली, अब जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो आपकी इंटरनल होती हैं। अब इंटरनल का मतलब क्या है कि आप इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीजें आप चेंज करोगे, अपनी हैबिट्स चेंज करोगे, सोचोगे इसके बारे में, तो वो चीजें चेंज हो सकती हैं। और इसमें अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हैं जो आपके हाथों में नहीं है, दैट इज दे आर एक्सटर्नल टू यू। नाउ हम लोग ये कर क्यों रहे हैं? पहली बात, साफ सी बात है, आपके पास अभी 3 या 3.5 महीने होंगे मैक्स पढ़ने के लिए, तो अभी आपको पूरा फोकस एग्जाम में रखना है और मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस रखने हैं। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे बड़ा इश्यू कहां आता है? एक आएगा आपकी वीकनेस जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, और दूसरा है आपकी जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और डिस्ट्रैक्शन हमें मिनिमल लेवल में रखना है कि आप ज्यादा फोकस कर पाओ। नाउ अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी की, जब आप प्रिपरेशन करने से पहले स्टार्ट कर रहे हो तो हमारे कुछ कंफर्मेटरी बायस होते हैं। ये कंफर्मेटरी बायस करते क्या है कि हम लोग अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ की तरफ फोकस करते हैं और वीकनेसेस भूल जाते हैं, ठीक। जैसे आप हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी भी कराते हैं, तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोगों से बोला था कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताओ, तो वो एकदम फटाफट बता देते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू में हम उनसे वीकनेस पूछते हैं तो वो वीकनेस भूल जाते हैं या फिर सोचने लग जाते हैं, बिकॉज पीपल डू नॉट एक्चुअली एवर थिंक अबाउट द वीकनेसेस, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रेंथ सबको पता है। स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है, यू हैव अ गुड फिजिक, you can say that आपका फोकस बहुत अच्छा है, you can sit for long hours, these are all your strengths, right? वीकनेसेस क्या हो सकती है किसी आदमी की? हो सकता है कि पुअर हेल्थ, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, या फिर आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, तो दिस इज द वीकनेस विच यू कैन से, विच यू हैव टू वर्क अपॉन। नाउ यू हैव टू वर्क अपॉन योर वीकनेसेस सो दैट आपके डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम रहें, राइट। सिमिलरली अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अब कुछ सब्जेक्ट उनको अच्छे लगते हैं तो वो रेगुलर पढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को पॉलिटी और आईआर बहुत अच्छा लगता है तो वो पॉलिटी आईआर लगातार पढ़ता रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत डायनेमिक है तो मजा आ रहा है पढ़ने, पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, उनकी बात करो तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए, हम क्या करते हैं, इसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, राइट। नाउ थिंग इज, यहां पे आपको किसी पर्टिकुलर पेपर से इमोशनली अटैच नहीं होना है। यू हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी पेपर। तो यहां पे आपको ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं, भले वो यूपीएससी का हो, यूकेपीसीएस का हो, जो आपकी वीकनेसेस हैं, और उस पर भी काम करना है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया क्यों करना है, क्योंकि आपको हाइपर फोकस रहना अगले 3 महीने के लिए और डिस्ट्रैक्शन मिनिमम रखने हैं। नाउ ओके, अब वीकनेस की तो हमने बात कर ली कि ठीक है, सेहत खराब है
या फिर आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, तो सेहत खराब है, तो आप कैसे से इम्प्रूव कर सकते हो? आप उसको बेसिकली यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योगा, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो। अगर कमर में, बहुत सारे बच्चों की कमर में इशू है, बैठे बैठे कमर में दर्द रहता है, तो थोड़ा उस पर काम करो, फिजियोथेरेपी करो या फिर वॉक के लिए जाओ, वरना ये प्रॉब्लम एसेंटुएट आती है। ठीक है, और मैं ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसे इश्यूज होते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है, उस दिन शायद आप पढ़ भी ना पाओ, आप सिर्फ पलंग में लेटे हुए हो और उसमें ही पढ़ रहे हो और फिर पढ़ते पढ़ते सो गए, तो ये चीज़ एक अगेन क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन है। सिमिलरली अगर आप बोलते हो कि आपका फोकस बहुत कमजोर है, यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली, सो व्हाट शुड यू डू? द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन टुडे दीज डेज इज व्हाट? योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करो और कोने में पढ़ लो। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको वर्क, एंड यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, कोई आपके लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें तो काम करना है। दूसरा है थ्रेट्स। नाउ थ्रेट्स मैंने जैसे बताया आपको, ये एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि आपका कंट्रोल इनमें कम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन फेज में नहीं है, मे बी दे आर वर्किंग नाउ, दे कैन कम, शाम को आ गए, आपको बोले चल भाई घूमने चलते हैं, जब आपका पढ़ने का समय है। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट आप फ्रेंडशिप तोड़ दो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी प्रायोरिटी अभी पढ़ाई होनी चाहिए। तो अगर आपका कोई अच्छा दोस्त होगा, वो समझेगा कि भाई मेरा दोस्त अभी पढ़ रहा है, इसका अभी करियर सेट नहीं हुआ है, एंड सो आई शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट हिम। तो यहां पे क्या है, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो एज अ थ्रेट एक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज उनको क्वारंटीन करना है। क्वारंटीन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली आपको उनको फ्रीज करना है पर्टिकुलर फेज के लिए कि भैया इन एटलीस्ट जब तक मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तब तक मुझे डिस्टर्ब ना करें। सिमिलरली थ्रेट्स और क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, खासकर अगर लड़कियों की बात करें तो मे बी मैरिज, कुछ आप पर्टिकुलर एज में हो जहां पे मैरिज का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो व्हाट यू कैन डू इज इन दिस केस दैट मैरिज प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स इज एक्टिंग एज अ थ्रेट। तो आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स से बात करो, उनसे बोलो कि मुझे इतना समय दो, एटलीस्ट 1 साल दो कि मैं प्रिपरेशन कर लूं, उसके बाद अगर कुछ नहीं होता फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तो एटलीस्ट अब ऐसा क्या होगा इसमें कि आपके पास टाइम रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखोगे, डिस्ट्रैक्शन कम होंगे, और मे बी जो इश्यूज हैं आपके कि मेमोरी, कि आपको याद नहीं हो रहा है, वो इंप्रूव होगी। सो अगेन नटशेल में क्या है, यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस as well as your threats so that you become hyper focused and there are minimum distractions so that you can improve your learning. Now second चीज, why strength weaknesses या ये SWOT analysis important है, क्योंकि होता क्या है, कुछ अभी इसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे सीनियर प्लेयर भी होते हैं। ठीक है, अब सीनियर प्लेयर हैं या फिर मल्टीपल एग्जाम्स देते आ रहे हैं और मल्टीपल एग्जाम्स में फेलियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूके पीसीएस की स्पेसिफिक बात करें तो यहां पे जो हमारे पास क्वेरी आती है कि हमने यूके पीसीएस 2021 दिया, प्रीलिम्स नहीं हो पाया या हुआ या मेंस में फेल हो गए, फिर अभी रिसेंटली जो आरओ का एग्जाम हुआ उसमें 5 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए। नाउ हियर इफ यू डू अ करेक्ट स्वॉट एनालिसिस, ठीक है ना, आप साइंटिफिकली इसको बैठ के करते हो टेबल चेयर में, तो इस पर्टिकुलर इश्यू से भी आप बचोगे। नाउ दिस इज अ फ्लो चार्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम ट्राई कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने एग्जाम क्लियर करा, आपने प्रिपरेशन करी एंड यू आर सक्सेसफुल, बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू फेल। नाउ जब आप फेल होते हो, आपने आरओ का एग्जाम दिया, लोअर का दिया, अपर का तो नहीं हुआ, तो वहां पे आपको एनालाइज करना है कि आप फेल क्यों हो रहे हो। अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो, अगर आप सपोज एनालाइज कर रहे हो लेकिन आप इनकरेक्टली कर रहे हो, इनकरेक्टली कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, राइट, और आप सिर्फ वही अपनी कंफर्मेटरी बायस में वही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो जो आपके अच्छे लगते हैं, तो अगेन होगा क्या, आपने एनालिसिस गलत करी है, दोबारा फेल हो जाओगे, तो दोबारा एग्जाम की साइकिल स्टार्ट। अब यूके पीसीएस 2024 आया, चलो ये भर देते। ऐसी अगर आप देखोगे, दूसरा तरीका है कि आपको एनालिसिस आपने सही करी है, आपने बोला ठीक है मेरा पिछली बार एग्जाम में सीसैट वीक था, या फिर आप बोलोगे मेरा करंट अफेयर्स वीक था। आपको पता है आपने क्या गलत करा है, क्या आपकी कमजोरी है, बट व्हाट हैपेंस इज यू फेल टू करेक्ट दोज एक्शंस। आपने लास्ट टाइम भी उत्तराखंड ढंग से नहीं पढ़ी थी, लास्ट टाइम आपने सीसैट ढंग से नहीं पढ़ी, आपने लास्ट टाइम करंट अफेयर्स ढंग से नहीं पढ़ी, और आपको पता भी है कमजोरी, लेकिन तभी भी आप इसको इंप्रूव नहीं कर रहे हो। बस भेड़ चाल में नोटिफिकेशन आया, आपने
फॉर्म भर दिया, होगा क्या, अल्टीमेटली अगेन फेल हो जाओगे, तो दोबारा स्टेप 1 दूसरे एग्जाम की वेट करोगे। तो ये स्ट्रेंथ वीकनेसेस से आपका ये फायदा होगा। सो anyone who is serious about their preparation for UK PCS, maybe UPSC और UP PCS, please do it, आपको बहुत इससे फायदा होने वाला है। Now another thing which I want to talk about here is, right, अभी सुबह जब मैं क्लास ले रहा था तो एक क्वेरी आई कि सर मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और मैं भूल जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं किताब रोज खोलता हूँ, सब कुछ फ्रेश सा लगता है। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। नंबर 1, मे बी शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ फ्रेश सा लग रहा है, राइट? तो दोबारा, और फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं आप उसको भूल रहे हो। तो पहली चीज़ आपको जो देखनी है, आपको कंटेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक है ना। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको जो फैक्ट्स हैं इतने सारे उनको कंटेक्स्ट में रखना है और फिर उनको रिवाइज करना है, ठीक है। आपको मैं इस पर्टिकुलर चीज में ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी लर्निंग स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हो, सो दैट यू हैव अ गुड मेमोरी रिटेंशन, यू आर एबल टू रिकॉल द फैक्ट्स इजीली, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है लर्निंग की, तो आपको इसको अप्लाई करना चाहिए। नाउ दिस इज अ रफ एस्टिमेट, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हुआ था और उससे मैंने ये फिगर्स निकाली हुई हैं। तो जो लर्निंग है लोग कैसे करते हैं, एक है आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, लेक्चर आपने अटेंड किया, उसमें आपने 5% आपकी लर्निंग हुई, ठीक है। फिर आप घर जा रहे हो, आप उस चीज को रिवाइज कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो उससे आपका 10% और बढ़ा, ठीक है। तीसरा है कि आप ऑडियो विजुअल मैकेनिज्म भी यूज कर रहे हो। मे बी आपने जो लेक्चर देखा, जैसे हमारा लेक्चर देखा और आपने क्या करा, उसका रिकॉर्डेड सेशन दोबारा देखा, तो रिकॉर्डेड सेशन में क्या होगा, कुछ चीजें शायद आप नई चीज एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस मैकेनिज्म पे ही पढ़ते हैं, या यूट्यूब का वीडियो देख लिया, ठीक है, तो उससे भी आपको फायदा होगा। नाउ द थिंग इज, मोस्ट ऑफ अस रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टिल हियर ओनली। उसके अलावा भी आप अपनी लर्निंग्स बढ़ा सकते हो, सो दैट यू हैव अ गुड मेमोरी रिटेंशन। मे बी यू आर एंगेज इन अ ग्रुप डिस्कशन। अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो किसी के साथ, आपका सपोजिटली कोई स्टडी सर्कल है, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली होता क्या है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मे बी यू हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर इशू विद योर फ्रेंड और मे बी योर ग्रुप, तो आपको एकदम से रिकलेक्ट हो सकता है कि वहां पे मैंने जीडी में ये करा था, शायद उससे हो जाए। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसा अपने पास ग्रुप नहीं है, तो मे बी दिस इज नॉट फीजिबल फॉर एवरीवन, बट व्हाट यू कैन डू इज प्रैक्टिस। नाउ प्रैक्टिस कैसे है? नाउ बुक सबके पास है, ठीक है, नोट्स सबके पास है, तो उन नोट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस किस तरह हो सकती है? मे बी जो आपने क्लास में पढ़ा, तो आप साथ में अंडरलाइन करते हुए चल रहे हो, घर जाओ अंडरलाइन करो, देन यू व्हाट यू डू इज मेक योर ओन नोट्स। आप नोट्स बनाओ, ठीक है। अब ये नोट्स के लिए मैं अलग क्लास भी लूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं नोट्स कैसे बनाने हैं। आपने नोट्स अपने लिए बनाने, किसी और के लिए नहीं बनाने हैं। तो अगर जो नोट्स बना रहे हो आप, उसमें आप फ्लो चार्ट यूज कर रहे हो, मे बी आप डायग्राम्स यूज कर रहे हो, माइंड मैप्स यूज कर रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, तो इससे क्या होगा, अगेन यू आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है। दूसरा तरीका प्रैक्टिस करने का क्या है, आप क्विजेज लगाओ, ठीक है। अगर आपने हमारा प्रोग्राम ले रखा है, उसमें बहुत सारी क्विजेज है, मोर देन 250 क्विजेज है। मैंने पॉलिटी में आज पार्लियामेंट पढ़ाया जैसे, तो आप उसको घर जाके उस क्विज को रिवाइज, उसके थ्रू रिवाइज करो। नाउ क्विजेज का फायदा तब होगा कि जब आप घर जाके उसको अटेम्प्ट कर रहे हो एंड अगेन यू आर रिवाइजिंग इट, उनमें से गलत कैसे हुआ, क्यों गलत हुआ, तो सही तो आपको याद रहेगा, लेकिन गलत क्यों हुआ वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तरीके भी हैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा, नोट्स कैसे करने हैं, ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको बताऊंगा इसके अलग वीडियो में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, दैट इज टीचिंग अदर्स। लेकिन ये सबके लिए फीजिबल नहीं है, क्योंकि टाइम की पॉसिबिलिटी है कि आप और लोगों को पढ़ाओ, लेकिन एटलीस्ट आप ये तो इनकॉर्पोरेट करते ही हो, करो इसको, और प्लस प्रैक्टिस बाय डूइंग। डोंट जस्ट रिलाई ऑन एनी बुक और नोट, प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी बार रिवीजन होगा, रिवीजन इज द की हियर। अगले वीडियोस में ये भी बताऊंगा आपको रिवाइज कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने, जस्ट स्टे ट्यून्ड, राइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि
अब साफ सी बात है, इशू कहाँ आ रहा है कि आप बोल रहे हो बार बार कि सर मेमोरी आपकी जो ये फैक्ट्स हैं, ये डेटा है, ये इतना ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं ये इतने ज़्यादा फैक्चुअल हैं कि मैं इसको याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, फोकस बढ़ाने के लिए। अब ये सबके संग इशू है, मेरे साथ भी है, ठीक है ना। नंबर 1 इज अवॉइड मल्टीटास्किंग। आप ट्राई करो कि आप मल्टीटास्किंग ना करो। आप पढ़ने बैठे हो, सपोजिटली आप घर में आपने कुछ टाइम अलॉट करा हुआ है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है, उस स्ट्रैटेजी हिसाब से आपको दिन में 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितना भी पढ़ना है। जब आप पढ़ने का टाइम है उस टाइम पे आप और काम मत करो। आपका फ़ोन बंद होना चाहिए, ये नहीं कि साथ में सोशल मीडिया भी चल रहा है, ठीक है। साथ में आपको ये भी याद आ रहा है मल्टीटास्किंग करने में कि हाँ यार मुझे तो अपने बाल भी कटवाने हैं आज, ठीक है, आज मुझे बिजली का बिल भी भरना है, ये सारे काम है। नाउ हियर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड द वर्क इनटू अर्जेंट टास्क, जो उस समय होना जरूरी है, और इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। नाउ अर्जेंट कौन से? अर्जेंट वो हो गए जिनके बिना आपकी लाइफ स्टैंड स्टिल में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी अर्जेंट काम क्या है आपको पढ़ना, तो इसको तो प्रायोरिटी बनाओ। तो पढ़ाई आपकी जो है, स्टडीज इज अर्जेंट वर्क, तो डू इट। उस जो आपने टाइम अलॉट किया उसमें करो। सपोजिटली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बिजली का बिल भरना है, या अपने बाल कटवाने हैं, या किसी रिलेटिव से मिलने जाना है, हाँ इंपॉर्टेंट है, बट वो आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। मे बी अलॉट ऑफ सम डे फॉर दैट, मे बी फॉर सैटरडे संडे आपके पास है, सैटरडे को आपने बोला कि ठीक है मैं ये सारे काम करूंगा, जितने भी हफ्ते में ऐसे काम आते हैं मैं सैटरडे को उसको टाइम अलॉट कर दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे, आपको पहले पता होगा कि आपको वो कौन सा काम कब करना है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा हर वीक में आपको ये चीज करनी चाहिए कि आपको उस हफ्ते का अपना टारगेट्स बनाने चाहिए। ये हमने 100 डे स्ट्रैटेजी में बात करी थी, एक वीडियो अलग से बनाया था। हर हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनाओ, कौन से आपको टारगेट रहेंगे, और ये जो इंपॉर्टेंट सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट काम है ये आप सैटरडेज के लिए रख लो सारा का सारा, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, प्रिवेंट प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे? कि आपको सपोजिटली कोई टारगेट था, ठीक है, आपने आज सुबह क्लास करी हमारी, उसमें कुछ पर्टिकुलर आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ाया, पवन सर ने उत्तराखंड में कुछ आपको पढ़ाया, आपका काम था आज ही आज में यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू रिवाइज इट, दोबारा घर जाके वीडियो देखना और उसके नोट्स बनाना। अब हो सकता है कि आप बोलो कि यार मैं थक गया इतना कि चलो उसको वीकेंड में करते हैं। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम विल बी कि आपका जो वीकली टारगेट है वो पूरा नहीं होने वाला फिर। तो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, दिस इज द बिगेस्ट थिंग विच एवरीवन इज ट्राइंग डूइंग इट दीज डेज। आपका जो अर्जेंट काम है उसी दिन खत्म होना चाहिए, वरना क्या होगा, थिंग्स विल पाइल अप। आपको क्विज लगानी है उस दिन, नहीं चलो मैं सैटरडे को लगा लेता हूं, कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, या मैक्सिमम जो हमारी क्विजेज हैं उसमें 10 to 100 क्वेश्चन वेरी करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक में, उसी दिन लगाओ। क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करना? क्योंकि सैटरडे को और संडे को तो आपको वैसे ही रिवीजन कर देना है आपका, तो आप रिवाइज करो उस दिन बैठ के, राइट। थर्ड इज पे अटेंशन टू योर अटेंशन। नाउ इसका मतलब क्या है, देखो एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ अटेंशन। अब वो अटेंशन आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप सपोजिटली आपको दिन में 10 काम करने हैं, तो आप वो सोचो उनमें से मेरे लिए कौन से काम अर्जेंट है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, और उन पे फोकस करो। और जो काम ज्यादा अर्जेंट है उनको पहले प्रायोरिटाइज करो, सुबह करो उन काम को। जैसे पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपने उसको रात को रख दिया सबसे एंड में, क्योंकि उस टाइम पे आपका अटेंशन स्पैन सबसे कम होगा। तो ये भी आप अपने अटेंशन पे भी फोकस करो, कहां कहां अपनी एनर्जी लगानी है, कहां नहीं लगानी है। और एटलीस्ट अगर आप सीरियस हो तो ये तो जरूर करना, तब उसके बाद हम बात करेंगे पढ़ाई वढ़ाई की। ये तो अगर ये नहीं हो रहा है तो आपका जो इश्यूज है ना कि मैं भूल जा रहा हूं या याद नहीं हो रहा है, वो सब कुछ चलता रहे, एक साइकिल है, आप सिर्फ भेड़ चाल में चलते रहोगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप उसको ढंग से इम्बाइब नहीं कर पाओगे। फाइन। नाउ फाइनल थॉट्स, एरिस्टोटल ने भी बोला है, नोइंग योर सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। नाउ आई एम नॉट सेइंग यू विल अचीव विजडम बाय स्टडिंग दीज थिंग्स, बट थिंग इज इन द एटलीस्ट अगर आप इन चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, जो आपका टारगेट है। नाउ विजडम हियर इज दैट यू हैव द नॉलेज दैट यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। एटलीस्ट वो शॉर्ट टर्म की जो विजडम है वो तभी हो पाएगी जब आप अपने आप को जानोगे।
तो ये स्वॉट करोगे तो इससे आपको पता लग जाएगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, आप उसमें काम करना स्टार्ट करोगे, वरना क्या होगा, एक साइकिल में आप फंसे रहोगे। वॉट यू कैन डू इज डू योर स्वॉट, आप अपना खुद का स्वॉट करो, आधा घंटा निकालो, आधे घंटे में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और कमेंट सेक्शन में डालो, अगर हो पाया वी विल ट्राई टू एटलीस्ट रिजॉल्व इट, वरना आप क्या कर सकते हो, हम लोग हर हफ्ते डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं, लाइव जाते हैं, वहां पे भी इस बारे में बात कर सकते हो। जो लोगों को स्टिल दे रिक्वायर आर हेल्प, सो टू बी वेरी फ्रैंक वी रन शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन वी स्टिल ट्राई टू रिजॉल्व जनरल क्वेरीज। लेकिन किसी को स्पेसिफिक पर्सनल अटेंशन चाहिए तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है। आई विल पुट दिस पर्टिकुलर द लिंक ऑफ दिस प्रोग्राम इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, आप उसको देखो। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको हम ट्राई करेंगे जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए हम आपको प्रोवाइड करें, राइट। सो अप्लाई दिस एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन एंड योर लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रिविजन करना है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।